नीतीश कुमार तीसरा चांस किसी को नहीं देते, तो इस हिसाब से तो 2 बार लगातार राज्यसभा जा चुके नेताओं का इस बार पत्ता कटेगा क्या? संजय झा क्या हरिवंश की जगह राज्यसभा में बतौर उपसभापति दिखाई देंगे? बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पर अमित शाह वाला फार्मूला लागू होने वाला है। अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा कांग्रेस से किसके नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो गए? पवन खेड़ा की तपस्या अधूरी रहेगी या फिर पूरी हो जाएगी, बताएंगे आपको। और साथ ही ये भी कि शंकराचार्य विवाद को लेकर यूपी बीजेपी की राजनीति अलग अलग है क्या, या फिर चेहरे अलग अलग हैं? इसमें एक और नई कहानी जुड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। ब्रॉट टू यू बाय राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। कितनी दफा सीएम बनेंगे? नीतीश कुमार ने भले इस सवाल पर अपने लिए कोई बंदिश न लगा रखी हो, पर उनकी पार्टी से कौन कितनी दफा मैक्सिमम राज्यसभा जा सकता है, इसका एक अनसेड रूल नीतीश के एक्शंस में भी दिखता है। आमतौर पर वे किसी को राज्यसभा में हैट्रिक लगाने का मौका नहीं देते, मतलब मैक्सिमम उनकी पार्टी से 2 बार आप राज्यसभा जा सकते हो। रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह दोनों ही का कार्यकाल अप्रैल में इसी साल पूरा हो रहा है। दोनों करीब 12 साल से संसद के ऊपरी सदन में जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर बुधवार 18 फरवरी को चुनाव के ऐलान के बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है कि इन्हें फिर से मौका मिलेगा या नीतीश कोई चौंकाने वाला नाम लाने वाले हैं। रामनाथ ठाकुर को कोई सम्मानजनक पद देना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, उनकी मतलब नीतीश बाबू की, क्योंकि वे बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में ठाकुर को लेकर एक फार्मूले पर चर्चा शुरू हो गई। फार्मूला यह है कि रामनाथ ठाकुर को संजय झा की जगह जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। अगले महीने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। संजय झा को हरिवंश की जगह राज्यसभा का उपसभापति बनाने की भी हवा है। बस एक उलझन ये है कि बतौर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, साथ ही बीजेपी के साथ भी उन्होंने तालमेल बेहतर बिठाए रखा। हरिवंश के बदले पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजने के लिए जेडीयू का एक खेमा लामबंद है। बिहार से सिर्फ हरिवंश और रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा कार्यकाल ही नहीं पूरा हो रहा है, आरजेडी के अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता का टर्म भी अप्रैल में खत्म होगा। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा गए हैं, उनका टेन्योर भी समाप्ति पर है। नंबर गेम के हिसाब से जैसा हमने बताया, जेडीयू 2 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है, बीजेपी भी 2 को ही आसानी से उच्च सदन पहुंचा सकती है। आरजेडी अपने बलबूते इस बार किसी को भी राज्यसभा भेज पाने की हैसियत में नहीं है। ऐसे में एनडीए की नजर 5वीं सीट पर भी होगी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बन गए हैं, पत्नी भी विधायक है, पर उनकी सांसदी लगभग पक्की मानी जा रही है। बीजेपी किसको भेजेगी, ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। सबसे पहले नितिन नवीन का नाम चला, क्योंकि वे दिल्ली की राजनीति करने लगे हैं, लेकिन बीजेपी उनको अमित शाह की ही तर्ज पर बिना संसद भेजे बीजेपी अध्यक्ष बनाए रखना चाहती है। अमित शाह बतौर विधायक रहते ही पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। ऐसे ही नितिन गडकरी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो वे एमएलसी थे। नितिन नवीन भी इसी तर्ज पर कुछ अपना कार्यकाल निभाते दिखेंगे आप सबको। नवीन के अलावा पवन सिंह के नाम की भी बड़ी चर्चा है। आए तो कार्यकर्ता बनकर, चुनाव प्रचार भी उन्होंने बिहार में खूब किया। उनकी फिल्मी दुनिया के साथ ही पहले से ही लोकसभा में है, तो हो सकता है कि बीजेपी उनको राज्यसभा इस दफा भेज दे। सवाल सिर्फ बिहार की ही 5 सीटों पर नहीं हो रहा। 10 राज्यों की कुल 37 सीटों के लिए इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 5 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है। जिन सीटों पर वोटिंग की जरूरत हुई वहां 16 मार्च को मतदान होगा। कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी का रिपीट होना तय है। वैसे भी सिंघवी साहब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार से जुड़े कई केस के वकील हैं। नंबर गेम के हिसाब से राजस्थान से कांग्रेस किसी एक नेता को राज्यसभा भेज सकती है। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा की तपस्या में पिछली बार कमी रह गई थी। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक में खेड़ा की मौजूद होने से उनको लेकर तरह तरह की कहानियां चल पड़ी हैं। इस बार कोई कमी न रह जाए, इसलिए खेड़ा ने सारे घोड़े खोल दिए। वैसे अशोक गहलोत की पसंद वाले नीरज डांगी अब भी रेस में बने हुए हैं। वे दलित समुदाय से आते हैं, पर कांग्रेस का असल मामला फंसने वाला है हरियाणा में। पिछले 2 दफा से पार्टी जिसको भी टिकट देती है वो चुनाव हार जा रहा है। नंबर होने के बावजूद कांग्रेस के विधायक ऐन वक्त पे पाला बदल लेते हैं।
इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील आर.के. आनंद पहले हारे और फिर बाद में अजय माकन। इस बार चुनाव में सब ठीक ठाक रहे, इसीलिए राहुल और प्रियंका गांधी हुड्डा परिवार के सालाना लंच में पहुंचे थे। अब राज्यसभा चुनाव से चलते हैं यूपी की तरफ। नजर की बात है, महीना भर हो गया, मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के ही समय की बात है, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोका गया। उनके बटुक ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप यूपी पुलिस पर भी लगा था। इन सब के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया था। योगी ने जब इस विवाद के बीच इशारों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी कहा तो उतनी हाय तौबा नहीं मची जितना फौरन उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पूजनीय बताने पर हुआ। किसने किस नजर से इस घटना को देखा, पहले उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए, फिर हम आपको एक ताजा बयान पर लेकर चलेंगे। केशव मौर्य के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, भगवान हैं। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है। अखिलेश यादव के लिए भी केशव की तरह ही वे पूजनीय हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी का रथ इन्होंने धक्का मारा, गंगा में स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, ये पौराणिक व्यवस्था जो थी, पौराणिक हमारे जो कार्यक्रम थे, जो हमारी आध्यात्म की त्रिवेणी है, धर्म को लेकर के बहुत आयोजन होते हैं। जिस त्रिवेणी पर हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान है, वहां पर अगर किसी को अपमानित करने का किसी ने काम किया है तो यही बिना डिग्री के योगी जी ने एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया है। पर योगी के लिए हर कोई शंकराचार्य नहीं है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इसी आचरण को देखने का नजरिया ब्रजेश पाठक का दूसरा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में जो कुछ भी तब हुआ था उसे महापाप बताया। ये भी कहा कि सब खाता वही में लिखा जा रहा है, कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा। तो एक ही घटना को सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने जिस उलट अंदाज में बयां किया है, क्या यह समझा जाए कि उनकी राजनीति भी बिल्कुल अलग अलग राह पर है? या फिर ये देखते हुए बीजेपी के उन बड़े नेता की बात को याद कर लूं जिन्होंने मुझसे कहा था कि ये सब तो हमारी राजनीति का एक तौर तरीका है, हम हर तरह के वोटर्स को एड्रेस कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई इनकी राजनीति अलग है या फिर एक ही राजनीति के ये तीन चेहरे हैं? राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया शुभम तिवारी ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। अगर 22 फरवरी को आप लखनऊ में ना यूपी में कहीं भी हैं तो घर पर बैठना बिल्कुल मना है, क्योंकि 22 फरवरी को आपके शहर में होने जा रहा है लल्लन टॉप यूपी अड्डा, जहां आएंगे आपके फेवरेट स्टार्स। बिना लाग लपेट के होंगी बहुत सारी बातें, बटेंगे लल्लन टॉप के गुलाबी तकिए और माहौल होगा फुल्ली चार्ज्ड। और अगर आपको इवेंट के बाद बढ़िया बढ़िया रील्स देखते हुए यार जाना चाहिए था वाला फोमो नहीं चाहिए, तो 22 फरवरी को अपने सारे काम धाम छोड़िए और तशरीफ लाइए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। एंट्री सुबह 11 बजे से, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री, एंट्री भी फ्री, मगर वाइब प्रीमियम, मौज की गारंटी हमारी। बस जाइए thelalantop.com पर, बैनर पर कीजिए क्लिक और अभी कीजिए रजिस्ट्रेशन। तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं लखनऊ में।